जैसे आपने सुना ही होगा सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ बहुत फेमस है। जैसे आपका शो का नाम है भारी शो, तो भारी तो आएगा कुछ ना कुछ। पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर समझते हो? ये चीज है सही कि हाँ। नहीं? जो सोचते हैं ना वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। आपने बहुत सरल भाषा में हाँ। बहुत इजी तरीके से बता दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना में हमने अभी 4 करोड़ की नई लैंड परचेज की और 2.25 बीघा में फैक्ट्री का लेआउट लेके रख दी। तो एक जैसे आपका कोई भी विजन होता है, आप डरते नहीं हो तो कुदरत आपको वहाँ पे लाके खड़ा करता है। मैं अगर बोल दूंगा कि मेरे को कल 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो वो तो नहीं बनेगी, कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ, भजिया था और 3 रुपए का 100 ग्राम मैंने अपने हाथ से बेचा है। बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। बराबर। तो अभी आया था 212 बिलियन डॉलर्स में, शायद एलोन मस्क। अच्छा, तो हाँ उसमें फिल्टर है कि अपना नाम लग जाता है, 500 बिलियन डॉलर हो गया। मेरे को जानना है कि अभी आप जो काम कर रहे हो, हाँ कितने रुपए का सालाना काम कर ले रहे हो, कितने रुपए की आपकी हाँ। वो है? अभी मेरी 3 करोड़ की सालाना सेल है। तो आपने बताया था कि एक नोट वाली बात बताई थी। हाँ वही बता रहा। कौन से साल में हुई और क्या हुआ वो बताओ पूरा। नहीं, अभी आप जो बता रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है कि हमारा गोल सही जा रहा है। हाँ नहीं होगा आपका 100%। ये भारी शो इंडिया में एक दिन हर किसी पे भारी पड़ेगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो। आज एक ऐसा शो हुआ जिसमें हमने बात की महेश भाई से। सुरती मिक्स करके उनका ब्रांड है। 10 रुपए 15 रुपए के आइटम से कैसे 3 करोड़ का धंधा बनाया, किस तरीके से सूरत में रह के, जैसे आपने सुना ही होगा सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ बहुत फेमस है। और सूरत में खाना मतलब और कुछ है भी नहीं सूरत में। और हमने आज ऐसे एक व्यक्ति से बात की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से 12 साल की उम्र से लेके आज 40 साल की उम्र तक वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से एक ब्रांड बनाया, एक ठेले से एक भजिया वाले जिनको बोलते थे आज उससे एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और आज हमारे बीच में उन्होंने अपना टाइम निकाला। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। आगे जाके इसको पॉडकास्ट को आप देखो, समझो कि कैसे एफएमसीजी मार्केट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से स्टार्टिंग में आपको काम करना है। आपको बहुत मजा आएगा। एंड ये है हमारा ये सीजन का आखिरी एपिसोड। एंजॉय और सब्सक्राइब प्लीज कर दो, कमेंट कर दो कि नेक्स्ट कैसा टाइप का आपको गेस्ट चाहिए। अगर आपको इसमें मजा आया हो तो कमेंट करके हमको बिल्कुल बताइए। थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। पहला सवाल आपको ये कि आपने मेरे को बताया था जब आपसे मैं पहले मिला था कि आप बहुत बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बचपन से। और आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी, मैं वो स्टोरी से चालू करना चाहता हूँ। ओके। कि स्ट्रगल हाँ एक बिजनेसमैन की हो सकता है जर्नी में पहले आता है, किसी के बाद में आता है, किसी के बीच में आता है। हाँ, लेकिन जो मैं जितना आपको समझ पाया अभी तक, आपका तो स्टार्टिंग से आपने बहुत कुछ देखा है। काफी कुछ। तो मेरे को वो एक जो आपने स्टोरी बताई थी मैं चाहता हूँ तो वो बताओ, और आप कब से काम कर रहे हो ये चीज़ मुझे शेयर करो। तो वो स्टार्ट किया, अपना जर्नी स्टार्ट हुआ सूरत में। 10 साल में मैंने अपने फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव देखे। बाद में जब मैं 11-12 साल के तक पहुंचा, मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई थी वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करके जब पहला फेस आया हमारा सूरत में और ऑल ओवर इंडिया में, कुछ दंगे वगैरह हो गए थे बहुत ज़्यादा 1992 में। तो हमारा जो बिजनेस था वैसे कह सकते हैं कि एक छोटी सी लारी से शुरू हुआ था। तब मैंने धंधा क्या था वो समझा, और एक प्रॉब्लम भी समझी कि अपने फैमिली को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उस टाइम 6-8 महीना जैसा कुछ बंद रहा था और काफ़ी कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी आई थी। सर आपको मैं बीच में रोकता हूँ, आप वापस जैसे कंटिन्यू करिए। हाँ आपने दंगे का बात किया, हाँ तो वो दंगे में बिजनेस में आप क्या देख रहे? आप शायद बहुत छोटे थे तब। हाँ, बहुत छोटा, 11-12 साल का आपको था। जितना भी मेमोरी हो कि वो दंगे में आपने धंधे में क्या माइनस देखा, ओके। कि क्या प्रॉब्लम आई यार, ये हाँ, हो रहा है हाँ। ऐसा, वो बताइए। तो जब मेरी सुबह से पढ़ाई शुरू होती थी और शाम को जब घर पे पहुंचते थे तो ज़्यादातर ऐसा लग रहा था कि आगे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर वो पाएंगे। क्या रहा था दंगे में? वो तो क्या रहा था? दंगे में ये हो रहा था कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और घर पे उस टाइम से मेरी फैमिली में हम लोग कारीगर हैं बेसिकली। 4th जनरेशन है अभी हम, जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं कंदोई रसोईया। तो वो हमारे फैमिली बैकग्राउंड था। तो सबको मैंने मत छोटा था लेकिन बता रहा था सबको कि पापा आप ये कठिनाई के बारे में बात मत करो, आपको जो बेस्ट आता है ना उसको आप बना के दो। तो खून खराबा हो रहा था आसपास, क्या हो रहा वो तो बहुत कुछ हुआ था, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये हुआ था कि दंगे के अंदर मेन
मेजर प्रॉब्लम लोगों को यही आया था कि कुछ वैसे पता नहीं चल रहा था कि रिलीजियस के रिलेटेड है या फिर अपना पर्सनल कुछ चल रहा है या फिर कुछ ड्रामा चल रहा है या पॉलिटिक्स चल रहा है, वो कोई किसी को पता नहीं। आम आदमी एक आम आदमी रहता है, उसको दिख रहा है कि भाई आज ये अनाउंस हुआ है, पुलिस आ रही है, मतलब मिलिट्री लग गई है, तो आपको अंदर रहना है, बाहर रहना है। जो नॉर्मल जो पब्लिक थी उसको सिर्फ ऊपर या अंदर की बातें पता थी, मतलब अपना खुद का उनको पता था कि कैसे उसको बचना है, क्या करना है, बस उतना। बाकी सब तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो क्या थी वो बाद में होती है, उस टाइम दंगे के टाइम वो सब पता नहीं चलता है। बस इतना पता था कि ये हो रहा है कि भाई एक रिलीजियस के प्रॉब्लम में हो रहा था। ये कितने दिन चला था दंगा? वो 4 महीने तक चला था। कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल आमदनी नहीं, कुछ आमदनी खाना नहीं। पीना? खाना पीना भी जिसके पास जो था उसके ऊपर सब निर्भर थे। कर्फ्यू टाइप का? कर्फ्यू ही था ऑलमोस्ट, महीना हाँ 2-3 महीने तो एग्जैक्ट कर्फ्यू था। फिर 1-2 महीने के बाद उसको धीरे धीरे कम किया, जैसे 2 घंटे 3 घंटे इस प्रकार से कर्फ्यू को छोड़ा था। और सब्जी मिल गई, कभी दूध मिल गया, किसी को मिला किसी को ऐसे नहीं मिला। लॉकडाउन हमने देखा। हाँ, लॉकडाउन से भी ये तो बहुत भयंकर था, क्योंकि इसको तो डर हम था। हाँ घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अपने आप को बचाना। Correct. तो वो बचाने वाली, लॉकडाउन वाली बचाने वाली बात थी कि एक बीमारी है तो वो तो अपना सेल्फ को कर सकते थे, लेकिन इसमें बाहर का जो अटैक था उससे बचना था। तो वो सबको प्रॉब्लम था, हर रिलीजियस को था उस टाइम पे। समझदारी आप में आई थी और मतलब उस टाइम हमने फेस किया कि मुसीबत क्या होती है और उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो आसपास हम देखते थे, छोटे थे तब, कि लोग खाने के लिए परेशान है, किसी को ऐसा, मतलब फ्रेंड सर्कल छोटे थे लेकिन पूछते थे कि आपके घर में कुछ गाठिया है, मतलब कुछ खाने का है, कुछ अच्छा टेस्ट आना चाहिए ऐसा। तब मुझे पता चल गया कि बिजनेस यहीं पे है। तो सबसे पहले पिताजी को लोग जैसे कर्फ्यू खुलता था तो सबसे पहले हम आटा लेके आ गए बहुत सारा, और घर पे तेल तो पड़ा ही रहता है, तो हमने घर पे ही बनाना स्टार्ट करके बिजनेस कंप्लीट सीख लिया। और बेचना का काम मेरा था कि भाई किस कस्टमर को क्या प्राइस में बेचे, तो उस हिसाब से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले गाठिया बनाया और समोसा वगैरह बनाया, उसको हमने काफ़ी अच्छा, हाँ फ्रेश, वो तो सोसाइटी में ही होता था। और सोसाइटी में क्या था कि जैसे एक दूसरे के पास में सोसाइटी थी, तो जिसको पता चलता था वो वैसे ही अपने आप को खरीद के दूसरे को पहुंचा देते थे। तो वो सब इनलीगल ही चलता था। मैं पिताजी को हेल्प करता था बनाने में। 12 साल? हाँ 12 साल से मैं अपना कटिंग का काम वो सब सीख गया था। समोसा कैसे बेलना है, उसको बनाना है, गाठिया कैसे आटा गूंदना है, वो सब इंटरेस्ट से सीख गया था। तो वो जर्नी बहुत मेरे लिए एक टर्न लाइफ में एक अच्छा टर्न था। और पता चला कि अब हम जैसे गुजराती है तो एक दिल में रहता ही है कि કંઈક મોટું કરવું છે, बड़ा करना है, तो वो दिमाग में बैठ गया था कि भाई ये चीज़ है जिससे हम किसी की बर्निंग को समझेंगे और उधर ही हम अपना बिजनेस ले लेंगे तो पैसा आएगा। 1-2 महीने में हमने काफ़ी अच्छा कवर कर लिया था अपने आप को कि चलो अब हाँ कर्फ्यू के बाद जैसे अपना लारी स्टार्ट हो गया, कर्फ्यू खुल गया, हट गया, तो उसके बाद हमने ऐसा सोच लिया कि अब इसको कंटिन्यू करना है। तो सुबह स्कूल जाने लगे और दोपहर में अपना होमवर्क कर रहा था, उसके बाद में जितना भी हुआ नहीं हुआ ऐसा करके, शुरू में तो प्रॉब्लम आ रही थी, और शाम को मैं वापस पिताजी के लारी पे जाने लगा था। और बहुत अच्छा एक इंसिडेंस बताता हूँ। कर्फ्यू के टाइम पे शुरू में जब ये कर्फ्यू खुलता था तो हम छोटे थे, तो उस टाइम पहली बार मिलिट्री क्या होती है वो हमने देखी कि भाई मिलिट्री के बड़े बड़े जवान जिसके हाथ में कंधे पे ऐसी बंदूक है और इतने एकदम सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और जो कर्फ्यू के टाइम को जरा सा भी चूकता था, क्योंकि आम पब्लिक को तो टाइम टेबल के हिसाब से और काम के हिसाब से चलना पड़ता था। तो मैं भी रोड पे, उस टाइम रिक्शा वगैरह नहीं था, तो 3 किलोमीटर हम रोड पे चल के अपना जो भी सामान लेके घर पे पहुंचते थे। तो मैं उस टाइम से सीख गया कि भाई डर नाम की कुछ चीज़ नहीं है, बस अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो, बाकी दुनिया अपने आप बदलेगी। तो मैं देखता था कई बार
पिताजी टाइम पे चले जाते, थोड़ा चलने में लेट पड़ता था। तो मिलिट्री क्या करती थी, जो साइकिल वाले रहते उसको कंधे पे साइकिल डाल के फिर उसको दौड़ाते थे। मिलिट्री बहुत स्ट्रिक्ट थी उस टाइम। में आप क्यों निकले इसलिए? हाँ, नहीं, टाइम जो था उसका ऊपर आप 15 मिनट भी आप नहीं कर सकते थे, तो वो टाइम उनको कंटिन्यू कराने के लिए हर पब्लिक को सिर पे कुछ ना कुछ चढ़वा देते थे और भागो, और रुकना नहीं है, फटाफट भागो, क्यों लेट हो गए। तो वो सीन मैंने बहुत देखा है और रोज देखा है। तो मैं जब एक दूसरा भाग रहा था और मैं उसके बाजू में गुजर रहा था, तो मेरे सामने ऐसे मिलिट्री देखते हैं तो मैं स्माइल करता था, मैं डरता नहीं था। तो वो चीज़ एक समझ में आ गई थी कि कभी भी कोई सिचुएशन हो जाए तो थोड़ा डर तो शुरू में लगता है, लेकिन उस सिचुएशन से अपने को सेट कर लो और खुश होके उसमें कुछ नया करो, कुछ अचीव करो। तो वो एक इंसिडेंस था हमारे लाइफ में शुरू में। और बाकी सब प्रॉब्लम आ रहा था स्कूल में। स्कूल वाले भी बोलते थे ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे लिए तो सुबह का टाइम जब स्कूल पे 12 बजे तक रहता था तो वो भी बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि होमवर्क कभी कभी होता था, नहीं होता था। तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में थोड़ा हैवी होमवर्क आ जाता था, और जैसे एग्ज़ाम वगैरह आ गया तो रात को 2 बज जाते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रह जाता था। और मैं ऐसा स्टूडेंट था क्लास में कि जैसे सब मेरे को ही पकड़ते थे, महेश तू तेरा होमवर्क दिखा। वहीं से शुरू करते थे और मेरा ही छूटता था। तो कभी कभी बहुत क्लास में भी ऐसा हो जाता था कि बहुत दुखी हो जाता था। तो पूछते थे लोग कि टीचर आप इनको परेशान मत करो, और ये सुबह कहाँ स्कूल आता है, शाम को ये बिजनेस पे अपने पापा को हेल्प करता है। तो कभी छूट जाता है ऐसा। हाँ, तो उसमें मुझे वो भी एक फेस करना मिला कि लाइफ को भले स्ट्रगल हो जाए, लेकिन उसको है ना एनवायरनमेंट से हेल्प मिल जाती है। और आपको जब भी मुसीबत आती है तो आप उसको बस फेस करो शुरू में तो, लेकिन जैसे आपका शो का नाम है भारी शो, तो भारी तो आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसको हल्का करते जाओ, वो एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर देती है। तो एक ये स्कूल वाली भी जर्नी थी और कंटिन्यू रही थी। फिर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल वहाँ का भी दूँ, भारी वाला, कि पापा के बिजनेस में जब मैं एंटर था तब शुरू में तो मुझे इतना पता नहीं था कि वहाँ पे क्या कितना मुसीबत आने वाली है। तो जब मैं स्टार्टिंग से अपना बिजनेस में गया, शुरू में हमने लोकल काम, कोई भी नया शुरू करते हैं तो हमारा स्टार्ट लेवल जो होता है वो एकदम नीचे के लेवल से होता है। और उस ज़माने में जब नए बच्चे आते थे, मतलब तब ऐसा इतना रूल्स नहीं था कि आप 12 साल के ऊपर से बच्चे को काम नहीं करवा सकते, ये सब नहीं था। 10 साल के बच्चे भी होटल लाइन में आ जाते थे, चाय की इडली बेचने के लिए आ जाते थे। तो काफ़ी बच्चे मेरी उम्र के भी उस टाइम दिखे थे मुझे। लेकिन मैं जिस फैमिली और जिस लाइफ जी रहा था उसमें मुझे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में पानी भरना, कचरा साफ़ करना, ये सब काम 1 साल 6 महीना चला। मैं 12-11 साल से 14 साल तक मैंने कचरे वाला वो सब ज़्यादा काम किया। फिर लास्ट में मैंने एक अचीवमेंट के हिसाब से अपने स्टाफ को पूरा हटा दिया और सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले 30 रुपीज़ केजी पर केजी 30 रुपीज़, हाँ, भजिया था। और 3 रुपये का 100 ग्राम मैंने अपने हाथ से बेचा है। और वहाँ से भजिया में तो आप मेथी का भजिया सबसे फेमस था। और हमारा जो जनता तावड़ा नाम है, आज भी उसका आलू वड़ा का इंस्टेंट हम बनाते हैं। और बटाका वड़ा जो मसाला था वो पिताजी हमको बना के स्टोर कर देते थे। हमें अपना साफ़ सफाई पानी का काम कंप्लीट करके आलू को उस मसाले को मिक्स करना था और उसकी प्रिपरेशन करने के बाद रेडी करना था। वो काम डेली था हमारा। तो तब से पता है वो भी लग गया था कि ये मसाला जो हम आलू में मिक्स कर रहे हैं, फिर उसको बना के फिर कस्टमर की वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद फिर कस्टमर आता है अपने हिसाब से और फिर सेल होता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी काफ़ी साल खटक रही कि पिताजी को ऐसा कुछ बना दे अपने बिजनेस में कि भाई ये मसाला है वही कस्टमर को बेचे। मैं आपको इधर रोकता हूँ कि आप जो बात बोल रहे हो ना, यही फर्क है
एक गुजराती बिजनेसमैन और एक नॉर्मल बिजनेसमैन। हाँ मतलब नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि ठीक है अपना तो चल रहा है ना, हाँ अगर आज समझो कितनी लारी है, आज भारत में कितनी लारी है, बहुत अगर है। मैं राजस्थान से हूँ तो हाँ अगर राजस्थान की बात करूँ तो कितनी चाट की लारी है, हाँ कितनी सालों पुरानी है। बहुत मतलब 50-10 साल हो गए, हाँ बहुत आज भी साल लारी भी पुरानी। है। हाँ लारी पे है। वही सोच में फर्क है हाँ कि आपने वो तब सोचा और आज आप बहुत इंस्टेंट फर्क आ गया। तो हाँ। ठीक है सर, अब कंटिन्यू आप क्या बोल तो रहे थे? अभी आपने ये बात करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जैसे किसी को इसी स्टेज पे आज भी है जो लोग भी है, तो उनको ये चेंजेस लाने में सबसे पहले आप है ना डर करते हैं अपने आप को कि मुझे ये सोच तो आ रही है, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन जो डर है ना उसको लोग आगे रख देते हैं। डर को आगे रखने के बाद फिर आप अपने आप को है ना भारी बनाओ, खुद भारी भी बन जाओ कि मैं हूँ भारी और करके दिखाऊंगा। ये चीज है। कुछ टाइम चेंजेस में 1 साल लग जाते हैं, 2 साल। मुझे भी इतना वेट करना पड़ा। आपको बताऊं मैंने वो मसाला का उस टाइम फेस किया था, तो ये भारी डर मेरा 5-6 साल के बाद निकला। आज सर आपकी क्या एज है? आज मेरी 40 के अराउंड है। 12 साल की उम्र में सोचा हुआ धंधा 40 साल में हम पनप रहे। हाँ हाँ अभी तो काफी लेवल पे है, लेकिन जब वो फर्स्ट मेरा अचीवमेंट हुआ था उसमें भी मुझे 6 साल लग गए थे। जो फर्स्ट डर था और मुझे भारी लग रहा था कि मैं ये मसाला कब बेचूं। फर्स्ट टाइम आपने कब लिया 12 साल के बाद? हाँ 12 साल के बाद जब ये फर्स्ट फेस हुआ कि मैंने पिताजी को डरते डरते बताया कि पिताजी मुझे ये काम ऐसा करना है। वो जो फेस करते हैं हम अपनी लाइफ में कि जो हमें कुछ अचीव करना है, कुछ सोच आई है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो सोच हमें देखनी पड़ेगी कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारा रियल में है, उसको लाइफ में हम अप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फैमिली में स्टार्ट किया, पिताजी को बताया। पिताजी ने सोचा होगा कुछ ऐसा लगा कि चलो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फेज में आज भी जितने भी कार्ट वाले हैं सबको ऐसा ही लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन में आप अपने आप को पहले तैयार करो कि क्यों नहीं हो सकता, बराबर। तो जैसे हमको भी ऐसा पता चला कि नहीं हो सकता, तो मैंने स्टार्ट किया कि क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बारे में मैंने अपने आप को है ना तैयार किया, रोज सोचने लगा। जब आप किसी भी चीज़ को दिन में 1 बार 2 बार अच्छी तरह से सोचते हैं और अपने आप को उस विजन में लेके जाते हैं, कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया, और उसमें आपको लगता है कि चलो मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सोच है ना अपने आप को एक लेवल पे लेके जाती है। तो वो अपने आप को कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ वो कहीं ना कहीं एक शक्ति है, क्योंकि आज मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सूरत में बर्थ हुआ है, मेरी ब्रांड नेम सुरती मिक्स है, या फिर मैं जनता तावड़ा से इतना कनेक्टेड क्यों हूँ, मैं बड़ा भाई क्यों हूँ। सुरती जो हमारा फेमस वर्ड है कि सूरत नु जमण और काशी नु मरण, तो ये सब मैंने बर्थ से पहले या लोगों ने नहीं सोचा था। ये कुछ आगे की घटनाओं थी जो मुझे ये लेवल पे लाके गई। और मैंने भी जब कर्म ऐसी चीज़ है कि वो हमें ही करनी पड़ती है, तो उसके लिए तैयार रहा हुआ। और पिताजी को बार बार बताया, कई बार पिताजी ने मुझे इतना डांटा, मेरा नाम भी पड़ गया था, मतलब एक छाप हो गई थी। जैसे आपको बताऊं वो वर्ड्स तो थोड़ा लगेगा ऐसा कि ऐसा भी मतलब हुआ था, प्रॉब्लम हो रहा था। सेक्सुअली जैसा सोचना बंद करो, बराबर, वो मेरे लिए कंटिन्यू वर्ड्स हो गया था उस टाइम का, और मैंने बार बार सुना है। मतलब वो मुझे लोगों से या कहीं से भी सोचने में आता था ना, क्योंकि मैं एक पागल की तरह सबको बताता था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और पढ़ाई लिखाई में और जो सिचुएशन थी उसमें मैं आगे उस टाइम नहीं निकला था, तो मेरे लिए भी वो स्ट्रगल ही था। सर आप जो भी बात बोल रहे हो उससे एक चीज महसूस हो रही है। हाँ आप सूरत तो जानते ही हो। हाँ तो मैं और सूरज अक्सर ये बात हम लोग इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं आज की भाषा में। हाँ हमारी जनरेशन में इसको मैनिफेस्ट फैंसी वर्ड दे दिया है। अच्छा। हाँ मैनिफेस्ट करना मतलब सोचना। सोचना। हाँ आजकल वो मुंबई की साउथ दिल्ली गर्ल या साउथ मुंबई गर्ल क्या होती है, मैं मैनिफेस्ट करूंगा खूबसूरत लगूंगी। अच्छा। हाँ हाँ उसको अपन यही कर रहे हैं। हाँ हाँ हम लोग काम बारी में भी कोशिश कर रहे हैं। हम ओके। लोग ने एक डेट फिक्स किया हुआ है, हाँ टाइम फिक्स किया हुआ है, हाँ हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि हाँ। हम इस दिन में इस टाइम में यहाँ पे इतना रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। ओके। ये हमने फिक्स कर दिया। हाँ 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 हम लोग भी कल ही मैंने एक फ्रेम बनाई, मैंने सूरज को भी दिखाई। हाँ एक स्नैपचैट में फिल्टर था, हाँ सबसे बड़ा बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, बराबर। तो अभी आया था $212 बिलियन में, शायद एलोन मस्क
अच्छा तो हाँ उसमें फिल्टर है कि अपना नाम लग जाता है, $500 बिलियन हो गया। हाँ हाँ मैंने उसको कर ही लेंगे करके अभिषेक चिरानिया करके हाँ। मेरे पे फ्रेम लगा दिया। अच्छा अब मैंने एक दो जन को दिखा तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। नहीं विजन बोर्ड वो विजन, क्योंकि हर आदमी का विजन अलग $500 अलग है। बिलियन सोच ही नहीं पाए, हाँ नहीं हाँ। वो गिनती नहीं हुई उसकी। नहीं हुई। $500 बिलियन सोच ही नहीं पाया। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप जो बोल रहे हो उससे मैं हाँ रिलेट कर पा रहा हूँ हाँ हाँ कि पागल होना जरूरी है। नहीं मतलब जैसे हमारी लाइफ में हमें अचीवमेंट जो चाहिए वो दूसरे को नहीं दिखेगा कभी, सही क्योंकि वो खुद का एक स्ट्रगल रहता है। और वो सिचुएशन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईश्वर हमें भेजता है या आगे कुछ हमारी जर्नी करने वाला है वो हमारे रिलेटेड ही है, खुद के रिलेटेड है। तो उस चीज को हम अपने आप को ही रखना पड़ेगा कि भाई ये मेरा गोल है, बराबर। तो मुझे जो ईश्वर उसमें सहायता करेगी वो मेरे लिए ही है। नहीं, अभी आप जो बता रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है कि हमारा गोल सही जा रहा है। हाँ नहीं होगा आपका 100%। ये बारिश हो इंडिया में एक दिन हर किसी पे भारी पड़ेगा। थैंक यू। क्योंकि जो मेहनत है, काम है, वो अपनी जो भी सिचुएशन है उसको हम आगे बढ़ा के कर पाएंगे और सोच बड़ी रखनी आपने पड़ेगी। दूसरी चीज बोलती सूरत, जो आपका हाँ। नाम ब्रांड का सुरती मिक्स। हाँ हाँ आप प्राउडली बोलते हैं मैं सूरत से हूँ, मैं ब्रांड सुरती मिक्स है। तो हाँ। हम भी सब टी शर्ट्स में हाँ एकदम लिखते हैं बनावटी सूरत। बनावटी सूरत। अगर हम लोग अगर यूएस में भी स्टोर कर रहे हैं हाँ, तो उसमें हाँ। बनावटी सूरत ही लिखेंगे। ओके हाँ ये हमारा विजन है, हमको नहीं दिखाना कि हम लोग फ्रांस में बनाते हैं, जर्मनी में नहीं, हम सूरत में बनाते हैं। सूरत आपको चाहिए में। तो लो, नीचे तो कोई बात बराबर नहीं। हम लोग है। वहाँ पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ। हाँ 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 मेरा हाँ सूरत में जन्म हुआ। हाँ वो बन मैं भी सकता सुरती है, हूँ। बन तो सकता है। कुल मिला के मैं हाँ। आपका जो विजन बोर्ड है उससे मैं मैच कर रहा हूँ। ओके। आज हम आपकी उम्र, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है अभी सर, लेकिन हाँ। मेरे को समझ आ रहा है कि 10-20 साल बाद हम भी कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर लेंगे। मतलब आज की जनरेशन को यही सीखना है कि जो अपने आप को जहाँ रोक रहे हैं, मतलब उनको पता है कि मैं यहाँ जा सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उसको रोको मत, उठ जाओ। रोको और अपने एनवायरनमेंट को बताते रहो और अपने विजन का ध्यान रखो कि मुझे ये विजन पे क्लियर है, वहाँ जाके मुझे ये करना है। जैसे मुझे मेरा विजन तो है, पता था मसाला पिताजी का सालों से बिक रहा था, इतना बड़ा नाम था, अभी भी कुछ कर रहे थे। वो तो क्राइसिस थी तो उस टाइम धंधा कम था, लेकिन धंधा तो पब्लिक के हिसाब से ही बढ़ता है, एनवायरनमेंट के सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो मैं प्रॉब्लम को देख रहा था और उसी हिसाब से मैं उसको आगे बढ़ा रहा था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि पिताजी को, आपके पिताजी ने आपको, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ बार-बार क्योंकि इतना मजा आ रहा है बात करने में। आपके पिताजी ने आपको बार-बार ना वो बता दिया कि जैसे आजकल मॉडर्न पिताजी नहीं बोलते ले 200 रुपए जा, हाँ 200 रुपए जा करके ला, 1000 रुपए करके ला। हाँ हाँ लेकिन आपके पिताजी ने आपको बिना बोले वो चीज कराई हाँ कराई और वो आज आपको भी। सिखा दिया। हाँ तो आपने मेरे को एक इंसिडेंट बताया, मैं चाहता हूँ कि अब आप वो उसकी बात करो कि आपने बताया था कि एक नोट वाली बात बताई थी। हाँ वही बता रहा। कौन से साल में हुई और क्या हुआ वो बताओ पूरा। वो अराउंड मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन 1994 में या 5th में हुई, 94-95 मतलब 1995 या 1994 के आसपास हाँ हुई थी। तब जा हमें 3 रुपये या 4 रुपये का 100 ग्राम ये भजिया बेच रहे थे, तो 100 रुपये की नोट बड़ी थी, बराबर। लेकिन आ रही थी 100 की, जैसे अभी बीच में निकल गई 2000 वाली नोट। तो उस टाइम हमारा पूरे दिन का काउंटर 300-350 रुपये होता था। तो बड़ी नोट देख के मैं भी खुश होता था कि आज मैंने ये बड़ा नोट हासिल किया। तो मैं वो नोट को है ना कहीं पे छुपा के रखता था, ऐसी आदत थी। और पता नहीं था कि इसमें भी प्रॉब्लम फेस होगी। तो मैंने वो नोट अपना, जो वैसे गला नहीं था लेकिन लारी थी, तो हम ऐसा वो फोल्ड करके रखते थे का पेपर वगैरह, उसके अंदर मैंने छुपा दी। शाम को जब काम खत्म हुआ और पिताजी को हिसाब दिया, तो पिताजी का क्योंकि सिस्टम था वो पूछते नहीं थे, लेकिन सालों से एक्सपीरियंस है। आज भी वो अपना जो भी मसाला देख के बता देते थे कि आज इतना इनकम होगा। तो पिताजी ने पैसा मैंने दिया, गिना उनको, तो बोले इसमें 100 रुपया कम है। मैं बोला ऐसे कैसे आपको पता चल गया कि 100 रुपया ही एग्जैक्ट कम है? नहीं 100 रुपया कम है, तो 100 रुपया ढूंढ। तो मैं बोला अभी ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने जो पैसा इसमें रखा है, इनकम आया, मेरे लिए नया था कि मुझे आज तक पता नहीं था कि ऐसा भी बिजनेस में होता है कि इंसान को मसाला देख के पता चल जाता है कि इतना व्यापार आना चाहिए। तो 100 की नोट ढूंढनी चालू की, नहीं मिली। तब पिताजी ने बताया जाओ कचरे पेटी में जाओ। बाजू में हमारा एक ऐसा डस्टबिन बहुत बड़ा लग रहा था। हाँ बहुत बड़े बड़े डस्टबिन 5-6 थे, तो हमने उसमें कचरा भी डाल देते थे। खाली करके घर पे जाने का टाइम था, तो पिताजी ने उधर ही रोक दिया, बोलते मुझे 100 की नोट चाहिए।
मैं यहाँ बैठा हूँ, ढूंढ के लाओ। और तब हमने 3 घंटा 2-3 घंटा कचरा ढूंढा था रात के अंधेरे में। मोबाइल वगैरह थी नहीं, स्टोर्स नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ कोशिश की। 100 की नोट हमने मतलब ये लेवल पे ढूंढी कि मिली ही नहीं फिर, और बहुत हताश हुए। फिर पिताजी के पास फिर भी गए कि जो होगा सो, मार पड़ेगी वो तो पता थी, खाना भी नहीं मिलेगा, वो भी सब स्ट्रिक्ट था। फिर भी गए और माफ़ी तो मांग नहीं सकते, गलती हमारी थी। तो बहुत बड़ी चीज होगी। और बड़ी चीज़ हो गई थी। तो 100 रुपया फिर हमको नहीं मिला। और फिर वापस दूसरे दिन सुबह जब वहाँ काउंटर चालू किया, साफ सफाई करने बैठ गए ना, तब ऐसा हुआ कि 100 की नोट गई नहीं है, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंस था, 1 पैसा भी नहीं जाने देता था, तो 100 की नोट थोड़ी जाएगी। तो फिर ढूंढी वापस सुबह दूसरे दिन, तो अचानक अंदर फोल्ड मिली और अंदर छुपी थी, तो पिताजी को दिखाई। तो मेरे लिए एक यादगार जैसा हो गया है। ठीक है, तो मेरे को आपसे जो बात करना समझ है कि आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपने बिना सोचे हुए आपने बहुत कुछ सीख लिया। हाँ कि एक तो हिसाब प्रॉपर होना चाहिए। हाँ भले आप आज 100 करोड़ का काम करो, लेकिन उसमें 1 रुपया भी कहाँ गया अगर वो पता है, हाँ। तो शायद आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। चलेगा। तीसरा चीज के क्वालिटी, जो आप लोग जैसे आपने बताया कि पिताजी सुन के बताते इतना गल्ला होगा, हाँ। वो उनको टाइम से आई, इतने दिन खड़े रहे, उनको पता है कस्टमर आएगा 10 का लेगा, 20 का लेगा, हाँ वो उनको आइडिया लग गया होगा। हाँ क्योंकि वो इतने दिन से बेच रहे बेच रहे हैं। और आप भी आज जब से काम करो तो आपको भी बहुत चीजें आइडिया लग गई कि ये चीज चलेगी, हाँ। नहीं चलेगी। तो हाँ। अब मेरा आपको क्वेश्चन ये कि ये जब आपने किया, आपने कौन से साल तक ये काम किया हाँ। पिताजी के साथ, हाँ। फिर एक चेंज ओवर कब आया और वो क्यों आया, हाँ। ये आप बताइए। जैसे मैं काठियावाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो पटेल कास्ट है उसमें लड़की कम है। जब शादी की टाइम आता है तो बैकग्राउंड फैमिली में काफ़ी कुछ देखते हैं, तो वैसे हमारा भी वो प्रॉब्लम आने वाला था, आया नहीं था जब मैं बड़ा हो रहा था। तो उस चीज़ को मैं भी फेस कर रहा था कि पिताजी के बिजनेस और हमको खुद को एक लारी पे, भजिया की लारी पे ये नहीं चलेगा। तो आज नहीं तो कल कुछ या सोचना होगा या करना होगा, करके दिखाना होगा। तो 1998 में मैं जब तक 10वीं तक पढ़ा मैं, और तब मुझे बहुत ऐसा लगा कि अब मुझे ये बड़ा करने के लिए अब स्कूल बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसी टाइम स्कूल छोड़ी, बोर्ड के आगे नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की लर्निंग की एबिलिटी थी वो नहीं कम की, अपने आप को उसको मैंने और बढ़ाया। तो पिताजी को जब स्कूल का टाइम मेरा बचा सुबह का, क्योंकि पहले पूरा दिन मेरा उसी में निकल जाता था, तो सुबह का टाइम जब मैंने स्कूल ड्रॉप किया, फर्स्ट टाइम मैंने है ना 700 रुपये वाली एक बहुत बड़े बिल्डर को मिल के उनसे आशीर्वाद लिया। उनको मैंने पूछा कि मेरी लाइफ में चेंज कैसे लाऊं, तो वो पिताजी को भी पता नहीं था, फैमिली को भी पता नहीं था। ये मैं 1998 में स्टार्ट किया मैंने। और 1998 में वो बहुत बड़े बिल्डर रहे हैं हमारे सूरत में, और हमारे एरिया में बहुत काफ़ी नाम बना चुके हैं। अभी स्वर्गवास हो गए, वो अभी नहीं रहे। उनसे मुलाकात हुई उनके घर पे, उन्होंने मुझे उनकी लाइफ की जर्नी मुझे 3 घंटे बिठा के बताई। उनको मतलब ऐसा लग गया कि ये, उनको मतलब 2 बेटी थी, बेटा नहीं था, तो उनको ऐसा लग गया कि मैंने अपने बेटे के लिए तो मतलब है नहीं तो क्या करूँगा, और बेटियों को तो मुझे विदा करनी है, तो ये मेरा बेटा ही है। तो और मैं एक बेटे की तरह और पिताजी की तरह ही उनको ऐसे देख रहा था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे 3 घंटे तक उनकी जर्नी बताई, और मुझे एक अलग इंसान बना के निकाला वहाँ से, और स्टार्ट भी करवा दिया। उन्होंने बोला कि 250 रुपये में मैं 1 महीना भाड़ा लूँगा, 250 रुपये। और वो भाड़ा क्यों ले रहा हूँ, तेरे को वो बड़ा कभी भी मैं बड़ा कर दूंगा, तुझे देना पड़ेगा, और तुझे बड़ा होना है, इसलिए मैं अभी 250 से शुरू कर रहा हूँ। और 250 रुपये मेरी फर्स्ट कार्ट उन्होंने दूसरी लगवा दी वहाँ पे, और डेली मेरी ट्रेनिंग 1 घंटा 2 घंटा वो कर देते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, वो मतलब एक सोच थी उनकी कि इस लड़का कुछ कर पाएगा या करने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा था उनको। बड़े लोग पे मालूम पड़ जाता। हाँ, तो उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट करवा दी वहाँ पे। तो सुबह के टाइम वापस मेरा यही शेड्यूल हो गया, सुबह 6 बजे 5 बजे उठो, और जो नए एरिया में स्टार्ट किया है वो कार्ट को संभालो, कंप्लीट करो, वापस पुरानी शॉप पे जाओ जो पिताजी की थी। वो ऐसा था कि वो मतलब जो बड़े लोग थे, उन्होंने एक फैक्ट्री है हमारे, उनकी आगे गेट पे आगे हम, जैसे मिनी बाजार एरिया है वो फेमस था डायमंड वालों के लिए, और बहुत वर्ल्ड फेमस एरिया है।
तो काफ़ी नाश्ता का दुकान और काट बहुत चलती है, आज भी चलती है। तो वहाँ पे जय भगवान करके जो फैक्ट्री है कबाड़ की, बहुत पुरानी सूरत में है, 100 साल पुरानी या उससे ज़्यादा है। कबोर्ड की वो मतलब फर्नीचर में हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन लोखंड का ऐसा फर्नीचर बनाते हैं, कबर्ड वगैरह, काफ़ी नाम है उनका। तो वहाँ पे ही हमारा कार्ट लगता था और आगे हमारा बिजनेस था। वो उन्होंने 15-20 साल से हमसे कभी भी भाड़ा नहीं लिया था, फ्री में लगवाते थे। तो मुझे ये चीज़ ऐसा लग रहा था कि अगर रिलेशन आपके अच्छे थे उनसे? नहीं, रिलेशन नहीं, उनकी इतनी मेहरबानी थी। जैसे पिताजी के टाइम पे ही उन्होंने बोल दिया था कि रमेश भाई आप इधर लगाओ, मैं भाड़ा नहीं लेना चाहता हूँ, और बहुत हेल्प की। गोविंद भाई करके नाम है अपने, कबाट वाला, तिजोरी वाला, पंचाल है वो, और वो उत्तर गुजरात से है। तो उन्होंने ये हमको काफ़ी हेल्प की। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो हमारे सूबे वाली कार्ट है, तो उसका मैं भाड़ा क्यों दे रहा हूँ, और इसका भाड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो वो चीज़ मैंने अच्छी तरह उसी टाइम समझ ली कि भाड़ा देने में और नहीं देने में क्या फ़र्क है। तो बिजनेस के और हमारे एक जैसे हमको कुछ भारी लग रहा है भाड़ा देने में, और नहीं दे रहा है तो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसमें आपको Passion चाहिए। हाँ, कुछ अलग है करना पड़ेगा कि भाई भाड़ा जहाँ दे रहे हैं वहाँ सब सुविधा मिल रही है, और जहाँ नहीं दे रहे वहाँ पे कुछ सुविधा हम ले भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। हाँ बोल भी नहीं सकते। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको बंद करना है, भले 5,000-10,000 भाड़ा भरना पड़े, लेकिन आप पिताजी वाली की लारी की बात कर रहे थे? हाँ हाँ पुरानी। तो पिताजी तब तक नहीं संभाले थे वो लारी? पिताजी को हमने वैसे उस टाइम थोड़ा कम कर दिया था, आराम करो। हाँ आराम करो, क्योंकि वो कार्ट हम 2 घंटे के लिए दोनों भाई संभाल रहे थे। फिर वो कार्ट को हमने बंद कर दी, तो वापस टाइम मिला इसमें, और ये जो काम था वो हमने उसको आगे बढ़ाया। सेम नाम से चालू किया था ये दूसरा? वहाँ पे सबसे पहले थोड़ा अलग नाम रखा था, उसको हमने वापस रिनोवेट किया, और धीरे धीरे जो कार्ट का नाम था वो पुराना तो पिताजी का जनता तावड़ा था, जनता तावड़ा ऐसा करके हमने स्टार्ट किया था 1993 में। तो नाम से हमको सब पहचानते थे, जनता तावड़ा ही बोलते थे। वो ऊपर में चाहे कोई भी नाम लिख लो, लेकिन जनता तावड़ा सबके मुंह पे नाम था कि भाई महेश भाई भजिया वाला है, फिर रमेश भाई काका भजिया वाला है, तो जनता तावड़ा वाला फेमस है। तो हमारा वो उस टाइम काफ़ी इंटरेस्टेड था। और एक चीज़ वो भी आई थी जब ये एक लाइफ शुरू की, तो वो जर्नी जब स्टार्ट हुई फुल डे वाली अपनी कार्ट में, तब एक दूसरी प्रॉब्लम फेस हुई उसी टाइम कि सुबह में मैंने स्टार्ट किया बिजनेस अपना भजिया का। तो उस टाइम लोग बोल रहे थे कि आप सुबह में भजिया बनाओगे नहीं चलेगा, सुबह में गाठिया ही चलेगा। तो मैंने उसको अपने ढंग से कुछ प्रेजेंट करना शुरू किया कि आप अपने लाइफ में जब भी कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं तो जितनी प्रॉब्लम है उसको कुछ कैसे फेस करो वो करते जाओ। जो कंटिन्यू रूटीन है वो तो है ही, सबके लिए है, लेकिन जब कोई आपको बोलता है या चैलेंज देता है या फिर कुछ नया करना है तो उसके पीछे आप लग जाओ। तो वो चीज़ मैंने उस टाइम से शुरू की। तो सुबह में मैंने जितने भी अपने पुराने कस्टमर थे उनको है ना फ्री खिलाना चालू किया कि भाई सुबह भजिया नहीं खा रहा है तो उसको फ्री खिलाओ, गाठिया खाने आया है तो उसको भजिया खिलाओ। वो भजिया उसको सुबह में खाने की आदत डाल दी। ज़्यादा नहीं देता था, फ्री वाला एक ही देता था, गुजराती हूँ इसलिए, लेकिन वो एक हाँ जियो फ्री कर दिया आपने। हाँ, तो एक भजिया उसको फ्री खिला दिया। वो कहीं से भी 2 किलोमीटर से आके खाने लगा। ऐसे बड़े बड़े लोग सब पहले से जानते थे कि भाई ये जनता तावड़ा का काम अच्छा है, लेकिन सुबह में गाठिया कम बनाता था और भजिया सुबह में खिला दिया। वो भजिया सुबह मिलता नहीं था 20-25-50 किलोमीटर तक सूरत में। तो एक अचीवमेंट वो भी हुआ था कि हमें जैसे अपनी सूरत गवर्नमेंट है, मुगली सरा है, अपनी कॉरपोरेशन के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको वो बात पसंद आ गई, और वहाँ तक वो फेमस हो गया मैं कि भाई चलो। काफ़ी लोग को मैंने अपना भजिया टेस्ट भी कराया। वो मैंने अपने लाइफ में ऐसा उस टाइम भी लर्निंग कर ली कि लोगों को आप जब कुछ अपने आप को अचीवमेंट के लिए कुछ करते हैं, एक्टिविटी उसको बोलते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी वहाँ पे। तो भजिया में फ्री खिला था, लेकिन एक रिलेशन बन रहा था, और एक बिजनेस में मेरा जो आगे का गोल था कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो एक बॉन्डिंग भी बन रहा था। मैं ऐसा नहीं सोचता था कि चलो अपना भजिया फ्री में कोई आ रहा है खा रहा है तो उसमें अपना लॉस है, वो लॉस नहीं देख रहा था। उसी हिसाब से मैंने वो कंटिन्यू रखा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मुझे मिला कि मुझे आसपास के बहुत लोग जानने लगे, काफ़ी बिजनेस भी बढ़ गया,
इतना बढ़ गया कि वहाँ पे जो मैं जगह रखता था, आसपास के जितने भी दुकानदार थे सबको प्रॉब्लम होने लगी। इतनी प्रॉब्लम होने लगा वहाँ पे, इतना क्राउड होने लगा 6 महीने या 1 साल में कि 1 किलोमीटर तक की सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी, इतना। और सुबह भजिया बनाना में कहाँ थी अपनी? ये अपना उस टाइम पे था, अभी जो सीमाड़ा नाका बोलते हैं उसको, वहाँ पे उस टाइम था जगत नाका, छोटा सा जगत नाका था, चेक पोस्ट बोलते हैं उसको। और चेक पोस्ट के सामने ही ये उस टाइम का एरिया ऐसा था कि वहाँ पे आपका सूरत खत्म, अच्छा, ओके। एक रूरल एरिया स्टार्ट हो जाता था। क्योंकि सरथाना जगत नाका आज भी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है किसी को जगत नाका क्यों है। वो सीन नहीं देखा होगा काफ़ी लोगों ने, और हमने उस टाइम पे वहाँ पे ऐसी धमाल मचा दी थी। तो कॉरपोरेशन तक हमारा सब नाश्ता फेमस हो गया था कि भाई जगत नाका पे, क्योंकि सब आते रहते थे, बड़े बड़े जितने भी अपने अधिकारी है, कोई भी मतलब काम था तो बॉर्डर के पास जाना पड़ता था उनको। तो मुगली सरा में अपनी जो मेन ऑफिस थी, वहाँ के बड़े बड़े अफसर और इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी लोग हमारे मुगली सरा के जितने भी थे, और अलग अलग जोन ऑफिस के उनको भी मैंने खिलाने का काम था तो खिला देता था, और सबको पसंद भी बहुत आता था भजिया। तो फेमस हो गए थे, जगत नाका वाला जनता तावड़ा वाला फेमस। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्हीं लोगों ने है ना, किसी में से कंप्लेन कर दी कस्टमर ने, तो और हमारी वो भी लारी हटानी पड़ी। क्योंकि क्राउड ही कम नहीं हो रहा था, और सिचुएशन ऐसी थी कि जब रोड या कंस्ट्रक्शन कुछ बढ़ता है, रोड पे रखते हैं तो बंद करनी पड़ी। फिर वापस सोचा, वो 1-2 साल के बाद तुरंत 1999 के आसपास में तुरंत ही बंद कर दी, और बंद करनी पड़ी क्योंकि बहुत बढ़ा दिया बिजनेस को। फिर हमने सोचा कि चलो अब कुछ हटके करना पड़ेगा, और ऐसा तो वो जो सिचुएशन थी हमारी कि जगह छोटी थी और क्राउड काफ़ी बढ़ जाता था, ट्रैफिक भी बढ़ जाती थी, आसपास के जितने भी अपने शॉप वाले थे सबको परेशानी आ रही थी। तो जब डेवलपमेंट आया तो हमारी सबसे पहले हमारी लारी हटाई वहाँ से, और हमको बंद करनी पड़ी। तब मैंने सीख लिया था कि ऐसा कुछ होगा तो कुछ हम नया कर पाएंगे। तो उसी टाइम हमने एक अलग बिजनेस सोचना शुरू कर दिया कि चलो अब इसको हम ये लेवल पे जाते हैं कि लोगों के बड़े जो ऑर्डर रहेंगे उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो घर पे हमने थोड़े दिन टाइम मिला कि चलो हमको घर पे नहीं बैठना है। जब बंद का टाइम आया और नया जगह कब स्टार्ट करेंगे ये सब पता नहीं था, तो 2-3 दिन में ही हमने सोच लिया कि इसको अब हम ऑर्डर लेवल पे लेके जाते हैं। तो कैटरिंग का कुछ काम था उसमें कि जिन लोगों को हमारा भजिया का काम करना है, ऑर्डर करना है, तो हमको ये नंबर पे कांटेक्ट करो, आपका हम जितना भी होगा 50 लोग, तो वो स्टार्ट कर दिया हमने। उसमें भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। फिर आसपास में ही हमें दूसरी एक जगह मिल गई, वो हमने बाजू में ही रखी थी जगह, थोड़ा ही दूर था, अंतर था, और अच्छी खासी जगह थी, स्पेस थी, तो उसको हमने कंटिन्यू कर दिया वापस। वो भी बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। वहीं पहले 250 था तो अभी 1500 से स्टार्ट हो गया, और वापस सेम 1-2 साल में वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वहाँ पर भी कि आसपास के दूसरे दुकान वाले किसी को परेशान कर रहे, ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो फिर हमने कंटिन्यू डिसाइड कर लिया कि यहाँ से हमारी जो लाइफ का एक दूसरा पॉइंट आया था कि ये मैंने 3 ऐसा स्टेप देखा कि कार्ट शुरू की, चल रही, बढ़िया चल रही है, उसको बंद कर पड़ रहा है। तो मैं ऐसा कुछ बिजनेस बनाऊँ जिसमें बंद करने का प्रॉब्लम नहीं आए, और जो अपना बिजनेस है उसको हम आगे लेके जाए, क्योंकि जगह चेंज करते हैं तो कस्टमर सेट नहीं होता है। तो ये फेस था हमारे लिए, लाइफ में चेंज था। तो हमने शुरू में उसी टाइम सोच लिया था। तब प्रॉब्लम ये भी आई थी, भूकंप आया था 2002 में, और भूकंप की वजह से वापस जब ऐसी क्राइसिस आती है ना, तब मुझे सोचने का टाइम मिल जाता है। लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसमें अपने आप को अंदर ढाल देते हैं। मैं उस गॉसिप में उसमें नहीं पड़ता, आज भी नहीं पड़ता हूँ। कभी भी कोई भी कुछ बड़ा हो जाता है या कुछ लोग परेशान होते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं, उनकी जो भी परेशानी है उसमें हम पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो सिचुएशन में हमें क्या आगे बढ़ना है वो मैं देखता रहता हूँ हमेशा। रोना नहीं। कोरोना में हमने अभी 4 करोड़ की नई लैंड परचेज की, और 2.25 बीघा में फैक्ट्री का लेआउट लेके रख दी है हमने। लोग मैं आपको बताऊं, कोरोना में मैं
जरा सा 1% भी बीमार नहीं हुआ, 1% भी नहीं। तो वो अब पहले से बन गई आदत, तो हो गया था। स्ट्रांग हो गया। हाँ, तो जैसे हमारा स्टार्ट हुआ भूकंप वाला परेशानी आए, तो मुझे वापस एक मौका मिल गया कि अब कैसे इसको बड़ा करें। और उसी टाइम हमने सोच बना ली थी कि अब इसको है ना ब्रांडिंग के तरफ लेके जाते कि भाई चलो अपना एक नाम है, ये चीज़ है, इसको भी पकड़ के रखते हैं, और जो नया कुछ करना है उसमें क्या बेस्ट लेके आए, कैसे पैकेजिंग करें, कुछ जितने भी पहचान वाले उनसे मिलते हैं, वो काम चालू कर दिया हमने। और सोच बना ली अपनी एक कि अब की आगे की जर्नी एक ब्रांड के तरफ ही रहेगी। फिर वापस उसके बाद स्टार्ट हुआ 2004, मतलब उसमें भी ऐसा फ्लड जैसा कुछ आया था बहुत बड़ा। तो वो फ्लड में भी हमारा सेम पोजीशन हो गया वो धंधे का, कार्ट का। तो 1992 से मैंने जितनी बार अपनी लाइफ में ये चेंज देखा कि भाई 1992 में 6 महीना बंद रहा, फिर प्लेग के टाइम पे बंद रहा, फिर चेंज किया तब बंद रहा, ये भूकंप में बंद रहा। तो भाई अपना एक बिजनेस ऐसा बना लो कि अपनी फैक्ट्री कहीं पे चलती रहे, प्रोडक्शन कहीं पे चलता रहे, प्रोडक्ट लोगों को मिलती रहे, और बंद करने का मौका आए ही नहीं। तो वो हमने जो उस टाइम 2004 में सोचा था, तो लॉकडाउन में वो हमको काम आ गया। हमारा बंद नहीं हुआ था। तो एक जैसे आपका कोई भी विजन होता है, आप डरते नहीं हो तो कुदरत आपको वहाँ पे लाके खड़ा करता है। तो जैसे हमारा ब्रांडिंग का टाइम भी बहुत डिफिकल्ट रहा, तो हमने शुरू में सोचा कि क्या नाम रखें। तो सुरती वर्ड हमने सर्च करवाया कि भाई ये नाम पे, ये 2003 के बाद हुआ। तो सर मैं आपको बीच में रोकता हूँ। हाँ, मेरे को इससे ये सब समझ में आ रहा है कि प्रोसेस में आना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे मैं अक्सर बात हम लोग समझते हैं और मैं सुनता भी हूँ, बात भी करता हूँ कि कोई भी ब्रांड आज है, हाँ, आप उसका सक्सेस तो देख लेते हो कि यार अब मुझे 40 साल के इतना कर लिया, हाँ, लेकिन कोई भी प्रोसेस नहीं दिखता। हाँ, जैसा भी आपने बहुत अच्छी बात की कि हमको कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए, सस्टेनेबल बोलते हैं उसको, हाँ, कि सस्टेनेबिलिटी तो रहे ही रहे, लेकिन हाँ, ऑनगोइंग प्रोसेस रहे। हाँ, कि जैसे आईटी है, जैसे सर्विस बिजनेस है, उसमें कुछ भी आते कोई तकलीफ नहीं है, वो कहीं से भी हो सकता है, हाँ, और वो बिजनेस ऑनगोइंग ही है। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, बट अर्थक्वेक आया तो ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए कि वो बिजनेस बंद हो गया। हाँ, हाँ, वो आपने जो बोली बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये बात समझनी हाँ, कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस तक हाँ, बहुत सारे अनसक्सेसफुल चीजें हैं जो होनी है, होनी, हाँ, और आप उसके लिए तैयार हो। हाँ, बस क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा कि मेरे को कल 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो वो तो नहीं बनेगी। कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो तो एक अच्छा ब्रांड जैसे गुच्ची है, हाँ, वर्साचे है, हाँ, फिर लुई विटॉन है, हम्म, ये जितने भी, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता क्या होता है, कोई कमेंट में नहीं, लेकिन ये 3 ब्रांड है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सर इनका स्टोरी 60 इयर्स का है, हाँ, 40 इयर्स का, 20 इयर्स का इनका बैकएंड है, हाँ, और आज इनकी 10 हजार 20 हजार की टी शर्ट्स है। हाँ, अगर मैं बहुत मेरी है, कंपनी से कंपेयर करूँ तो हाँ, हाँ, तो उन्होंने ब्रांड रिकॉल वैल्यू बनाई है, हाँ, वो स्ट्रगल देखा होगा, हाँ, वो सब किया है, तब जाके वो लोग ये बने। हुआ है। उसकी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को जब ये फेस करने में आता है, जब भी मतलब कोई भी सोचता है तो भी फेस होता है। आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो मुझे या इस लेवल से इस लेवल पे जाना है, तो सबसे पहले अपने आप को, अगर आप पढ़े लिखे हो, लिखना जानते हो, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप पेज पे लिख दो। पहले अपनी एक लाइन अच्छा पेज बना लो अपनी फ्यूचर वाली, फिर उसमें एक पेज बना लो अपना करंट सिचुएशन वाली, कि भाई आज मुझे आगे तो जाना है, मैंने लिख लिया है, तो उसके करंट सिचुएशन में मेरी क्या पोजीशन है। तो पर एक बार आपको पता चल गया कि जाना है, फिर पोजीशन आ गई आपकी, तो अब डर लगेगा कि भाई इस पोजीशन को कैसे चेंज करूं। तो चेंज करने में सबसे पहले स्टेप पे लेते जाओ आप कि ये चीज़ मुझे अचीव करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, और कौन सा मैं टाइम किसको दूं, और उसको कैसे अचीव करूं। जैसे मान लीजिए मुझे एक बड़े आदमी से मिल के कुछ अचीवमेंट लाना है, तो मैं कितना फेस करूंगा। पहले तो मैं सबसे पहले डर निकालूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मत डरो, टाइम सबके पास है। अब आपके पास टाइम होगा तो उसके पास नहीं होगा, बराबर। लेकिन आप वो मत सोचो, आप एक डेट बना लो कि मुझे, या लिख लो आप, या अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है।
तो उसको स्टेप के बाय स्टेप लेते जाओ और अचीवमेंट उसका 100% आप जितना सोचोगे उससे भी बड़ा निकल के आता है। और क्वालिटी के साथ उनको सर्विंग बढ़िया लगी और ये चीज़ उनके मेरे हाथ से जा रही थी, मतलब हमारा जो काम था वो उनको बहुत पसंद था, तो उसमें हमारा आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया। और जो ब्रांडिंग के तरफ जा रहे थे, हम सोच रहे थे, वहाँ की एक जर्नी ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप अभी तक हम 2008 पे आए। हाँ 2008 पे हम लोग 150 रुपए की भजिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ 15 रुपए का 10 जगह बोल दिया वो बेच रहे हैं। लेकिन हाँ अब मेरे को आपसे बीच में ये सवाल करना है कि आपका बहुत ज्यादा फोकस रहता है मार्केटिंग पर भी। हाँ हाँ मैं आपको मार्केटिंग वाला आदमी बोल चुका हूँ, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी मार्केटिंग आदमी होता है और बहुत अच्छा स्पीकर होता है। अच्छा ये क्वालिटीज मैंने निकाली है। और तीसरा, वो जो चीज बोलता है वो चीज अमल करता है, तो ही बोलता है, नहीं बोलता चुप रहता है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपने दिख रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो आपने कर चुके हैं आप, और बहुत पॉजिटिव समझ में आ रही चीजें। लेकिन मार्केटिंग बहुत लेंदी, बहुत डीप चीज है। हाँ बहुत डीप, बहुत उसको मतलब छोटा छोटा, जैसे ये भी मार्केटिंग का पार्ट है ना, फ्री में भजिया देना। हाँ वो भी है, एक मार्केटिंग कैंपेन ही है हाँ कि फ्री में भजिया खिलाओ फिर आएगा। हाँ, ये सब पार्ट है जो आपने पार्ट किया है। हाँ बस उसका तब नाम नहीं था, वो आप ऐसे ही कर रहे हैं। जो मॉडर्न चीज है, हाँ मॉडर्न मार्केटिंग है, उसमें आप अपनी ब्रांड को, आपकी सूटी मिक्स कब ब्रांड बनी, हाँ आपने वो ब्रांड क्यों बनाई, हाँ, वो तो आपने बताया कि आपको एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन हाँ वो ब्रांड बनाने अब क्या करना है उस ब्रांड में, और क्या कर रहे हो अभी, बहुत अच्छा क्या चल रहा है, मेरे को अभी करंट अफेयर्स चाहिए सारा। Yes. पहले मैं ब्रांड की शुरुआत का एक Yes. इंसिडेंस ले लूँ। जब मेरी 2004 में लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। मेरा मेन पर्पस उस टाइम का था कि मुझे एक अच्छी फैमिली चाहिए जो मेरे फैमिली को और आगे बढ़ा के लेके जाए ब्रांड के लेवल। तब मैंने मतलब फैमिली को, सबको, रिलेटिव को बता दिया था कि मेरी शादी के बारे में किसी को बोलना नहीं, मुझे जैसी लड़की चाहिए या मेरा जो लाइफ पार्टनर है मुझे पता है वो आने ही वाला है। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं हेल्पफुल रहता था हर किसी के काम में, तो सोचता नहीं था कि ये काम में इसलिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसे ही रिलेटिव के यहाँ पे जो सामान का काम था, छोटा काम था मेरे लिए, लेकिन मुझे वो मौका मिला तो मैंने कर लिया और बहुत ढंग से किया, अच्छे ईमानदारी से किया। तो जब भी कोई मौका मिले आपकी लाइफ में कि भाई ये छोटा काम है, तो उसको ऐसा मत छोड़ो, ये एक आपके लिए एक गोल है, अचीवमेंट है, उसको करो। अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आज भी करता हूँ। आज भी मैं कहीं पर भी, जैसे पता चल गया कहीं पे रिलेटिव में है कुछ जाना या कहीं सामने आ गया, तो छोटा मोटा नहीं देखता हूँ, निकाल लिया, काम चालू कर दिया। तो उस टाइम मैंने किया। तो एक ही हफ्ते में जो जिसके घर पे मैं गया था काम करने के लिए, वहाँ के रिलेटिव वाले आए और बोलते कि मुझे ये लड़का पसंद है। तो बहुत रिच फैमिली है, आज मेरी लाइफ ऑफ पार्टनर है और मुझे आज भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनकी। वही फैमिली से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उस टाइम मेरी भजिए की लारी में उन्होंने ये मेरी लाइफ से एक अच्छा पार्टनर दे दिया और जुड़ गया। तो हमारे एक क्वेश्चन पूछने का मन हो रहा है। हाँ, आप लव मैरिज बिलीव करते हैं कि अरेंज मैरिज में? नहीं, देखिए, अगर आपकी सोच ऐसी बन रही है कि मैं लव मैरिज करके अपना जो भी गोल है, अचीवमेंट है, उसको वहीं से पा सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फैमिली में जाके या वहाँ पे कुछ होने ही वाला नहीं है, तो आप उसको करो। लेकिन सच्ची बात ये है कि आप अपने आप को, जैसे बच्चा होता है तो छोटा ही है, तो अपने आप को उसमें ढालते जाओ जो अपना गोल है उसमें, कि भाई मुझे ये फैमिली वाला जीना है या ये अचीवमेंट करना है, तो आप वो सोच को कंटिन्यू रखोगे तो वही पार्टनर आपको उसी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लव मैरिज करो तो ही मिलेगा। अरेंज मैरिज की, आप अरेंज मैरिज की साइड हो, मतलब अपने गोल के साइड रखो। 60% अरेंज, 40% लव, ये तो ठीक है। हाँ, फिर तो लाइफ पार्टनर फैमिली में मेरी लाइफ में आ गए और फर्स्ट मेरा गो इंसिडेंस ऐसा हो गया कि कश्मीर में जाना हो गया हनीमून के लिए। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी और एक चार कपल जा रहे थे, बीच में उनकी ट्रेन में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे लेना पड़ा। मैं मतलब उसी टाइम उनका जाना था, मेरी शादी हुई और वहाँ पे मेरे 4 दिन का प्रोग्राम हो गया। तो मैं वहाँ पे लेके गया उनको और वापस जब सूरत पहुँचा तो सबसे पहले मैंने फेस किया कि जब हम गुजराती लोग तो बाहर जाते घूमते रहते, तो खाने की सबको प्रॉब्लम है। तो ऐसा खाना है उनको देना है, हेल्दी हो और फ्रेश हो और अपना इंडियन टच हो और अपना सूरती टेस्ट हो। तो वो सूरती टेस्ट मुझे काफ़ी उसमें कम लगा जब मैं बाहर था तब।
तो आके सबसे पहले हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब मुझे ये मौका मिल रहा है, ये इसको अब छोड़ेंगे नहीं, अब ये कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी हो जाए ब्रांड बनाएंगे, फैमिली को समझाना है, सपोर्ट लेना है, कुछ भी करके हमको ये ब्रांड 6 महीने में बनाना है। 2008-10 की बात कर रहे नहीं, 2006 हो? 2005 दिसंबर में मैं गया वहाँ पे, 17 तारीख 18 तारीख को 15 दिन टोटल प्रोग्राम था, लेकिन 4 दिन हम कश्मीर में रहे। वहाँ वो मेरा बहुत क्राइसिस वाला था, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे तो इतना स्नोफॉल हुआ था पहुँचने के दिन ही, और 4 दिन तक हम उसी में फंसे रहे थे। अच्छा, तो आपके दिमाग में आ गया था कि ये चीज़ हमारे पास होगी तो कितना अच्छा होता। तो आके ही हमने तुरंत 2006 में सूरती ब्रांड डिसाइड कर ली, और उसका हमने पता नहीं था हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि सपोर्ट सबका चाहिए था। तो जो सपोर्ट मिला उसी से हमने स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे लारी बंद कर दिया था? लारी स्टार्ट था उस टाइम पे, लेकिन लारी में भी ऐसा था कि अब 2 भाई थे तो कौन चलाएगा, मतलब जो काम जैसे आज मुझे अपने गुरु से पता चला है कि आपको अगर जूते पहनने हैं तो चप्पल निकाल के ही पहनने पड़ेंगे। तो वो भी है कि भाई कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में कि भाई आपको जूते पहनने ही है तो फिर चप्पल निकालो, वरना चप्पल के ऊपर जूते नहीं पहन सकते। तो जब वो सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली आ जाती है कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, तो उस टाइम पे वो करना पड़ता है। आज मुझे यहाँ से ये लेवल पे जाना है। जैसे मेरी मार्केटिंग में मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम कि मैंने कभी फंड रेज नहीं किया, हमारी फैमिली में किसी ने पैसे कम थे, तो उसको हमें ब्रांड लेवल पे नहीं ले जा सकते ऐसा बोल रहे थे लोग। तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया कि अपनी करंट सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से हमने कम लो बजट, जिसको बोलते हैं लो बजट मार्केटिंग, और अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखो, बड़ा रखो, काफ़ी टाइम रखो, फिर स्टाफ का कम रखो, और जहाँ पे स्टाफ के बिना नहीं होने वाला है तो वहाँ पे वो रखो, और आउटर डिमांड अपना जितना खर्चा हो जाए वो कम करो। लेकिन जो नया ब्रांड को बिल्ड करना चाहते, बढ़ाना करना चाहते, वो लोग को ज़्यादा तकलीफ ये फेस होती है। जैसे आज मैं एक रिच फैमिली ऐसा सोच लेता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड होता है, तो वो अब हमारे पिताजी को क्या बुरा लगेगा, ये क्या बात करेंगे, वो समाज में थोड़ा अपना नेगेटिव हो जाएगा, वो हर किसी को होता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, विजन बड़ा रखो। शादी नहीं होगी तेरी नहीं, वो तो तुरंत ही हो जाता है। और आजकल तो ये अपना वायरल भी टाइम हो गया है, पहले तो वायरल नहीं था, लेकिन वो माउथ वायरल तो हो ही जाता था और बड़े लेवल पे होता था, तो उसको तो आपको कंट्रोल करना और भी मुश्किल था, क्योंकि आज तो आप कुछ सबूत भी दिखा सकते हो कि देख भाई मैंने ये किया है, वहाँ पे गया था, ये था, ये। उस टाइम पे तो आप सबूत भी नहीं दिखा सकते कि भाई जिस काम को मैंने अच्छे के लिए किया है या अपने गोल के लिए किया है, लेकिन आप उनको दिखा नहीं सकते थे। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ है मार्केटिंग में। 200 रुपये 50 रुपये तो शाम को मुझे हिसाब देना पड़ता था, या कोई मुझे हिसाब लेता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका क्या उपाय है, कि उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ पे था, क्या कर रहा था, किसने टाइम पे। अभी तो आप शेयर करता, आप फैमिली मतलब कुछ भी हो जाए, अभी आपका फैमिली समझो या फिर अपना कंपनी का कुछ स्टाफ समझो, वो तो आपका कोई ऑडिट वाले होंगे तो भी आपको पूछते हैं कि भाई आपने ये साल क्यों ये क्या किया। तो अब आपके पास अभी सब टेक्नोलॉजी है कि आप उनको दिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये सिचुएशन में आपको अपने आप को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस पार्ट से गुजर रहे हैं वो पार्ट आपके लिए उस टाइम पे सिचुएशन में बेस्ट है। अगर उसका कोई आपको पता है कि आप ये नहीं करोगे या छोटा समझोगे तो नहीं होगा। तो आप अपने मन को ऐसा बनाओ, मजबूत रखो कि आपका ब्रांड बनने ही वाला है, आगे बढ़ेगा। तो उस टाइम को करो, सिचुएशन को पार करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। तो कुल मिला के जो भी हमारी एज के हैं गाइस, आप एक स्टेप आगे बढ़ो और जो कर सकते हो अचीवमेंट करो, क्योंकि आप ही हो आपका ब्रांड, आप जो करोगे आपका ब्रांड वो करेगा। तो मेरे को आपसे अब कुछ 1-2 सवाल और बचे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्टाफ है, बहुत लोग हैं, ठीक है, और आप जो इंडस्ट्री में हो वो एक रिटेल बेस्ड इंडस्ट्री है। उसमें फीडबैक बहुत जरूरी है। तुरंत लाइव फीडबैक आना चाहिए। तो आपके आसपास के लोग कैसे रहे, और आपको वो बिजनेस में हेल्प कैसे हुआ? आपको एक बहुत आश्चर्य होगा कि जब से मेरे पास मोबाइल नंबर आया है, मैंने अपना कस्टमर केयर, आज भी मैं 2 लाख पैकेट बनाता हूँ मंथली,
लेकिन मैंने कस्टमर केयर मेरा खुद का रखा है, ओनर का। तो कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मुझे रात को भी बहुत कॉल आते हैं, और एक बहुत अच्छी उसमें इंसिडेंस है कस्टमर केयर की, मैंने उसमें तुरंत चेंज भी किया। एक कस्टमर हमारे एनआरआई थे, वो बॉम्बे के लिए निकल रहे थे, और क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइट बॉम्बे से होती है, तो रास्ते में ऐसा सोच लिया था उन्होंने कि आज सुरती की भेल खा के जाएंगे, फिर कब मिलेगी क्या मालूम। तो रास्ते में गए, सूरत से निकले, नौसारी तक पहुँचे, फिर मुझे फ़ोन किया कि महेश भाई, थोड़े पहचान वाले भी होंगे, पता नहीं था, लेकिन कस्टमर केयर में उन्होंने कॉल किया कि सर आपकी भेल टूट नहीं रही है, कट कहाँ से करूँ। अब चालू गाड़ी में है और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से बॉम्बे निकला हूँ, मेरी गाड़ी टाइम फिक्स है मेरे पास, और मुझे भेल चालू गाड़ी में यूज़ करना है, खाना है, तो उसको कट कैसे करूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि कस्टमर केयर में आपका ऐसा फ़ोन कैसे आ गया कि भाई भेल काट के आपको खाना है और आपके पास भेल है और आप बोल रहे हैं कट कैसे करूँ। तो मैंने बोला एक काम करो मैडम, मैंने भी थोड़ा फनी ले लिया उनको कि आप काम करो मैडम, आपकी गाड़ी रुको, अभी गाड़ी स्टॉप कर दो और आपको मैं अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। तो वो भी हंसने लगे, बोलते गाड़ी तो मैं रोक दूंगा, चलो रोक देते हैं, और फिर क्या करें, तो उससे थोड़ी भेल कट जाएगी। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, आप गाड़ी रोको और कहीं दूसरा जो रास्ते से जा रहा आदमी है उसको दे दो वो पैकेट, और उसको बोलो मैं ये पैकेट आपको फ्री में दे रहा हूँ, अभी काट के दिखाओ, तो तुरंत काट देगा। तो मैंने भी उनको फनी नहीं, उन्होंने बोला फिर ऐसा नहीं है महेश भाई, या आप जो भी है वो मुझे ये कट के, ये जो पाउच है उसके अंदर एक कट आता है, उसको वी शेप बोलते, वो आपने नहीं दिया है, तो आप उसको देंगे तो कट करने में आसान होगा। तो तब मुझे पता चला कि कस्टमर केयर कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसी छोटे छोटे बहुत इंसिडेंट्स है, बहुत सारे कस्टमर के कॉल आते हैं और फीडबैक आते हैं, तो अपनी जो ब्रांड है उसको बड़ा करने में सीधा हेल्प मिल जाता है। तो उसको आप करते रहो अपने, हाँ, और अपने फीडबैक है ना, कस्टमर को ऐसा नंबर प्रोवाइड करो या फीडबैक के लिए उनको कुछ ऐसी सिचुएशन करो, मतलब जो लाइफ में जैसा है वैसा। अभी तो काफ़ी सब चेंज हो गया है, सोशल मीडिया में हो गया है, बहुत कुछ आप कर सकते हो टेक्नोलॉजी का, तो हमने वो किया, आज भी कर रहे और अपना फीडबैक लेते रहते हैं। हाँ। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, शायद वो आपको ऑकवर्ड कर सकता है, आपको नहीं जवाब देना था, आप मत देना, आपकी मर्जी है। मेरे को जानना है कि अभी आप जो काम कर रहे हो, हाँ, कितने रुपए का सालाना काम कर रहे हो, कितने रुपए की आपकी, हाँ, वो है, कितने रुपए का सामान है? मेरी आज तक की जर्नी में जो मेरी लाइफ अचीवमेंट थी, गोल था, वो मैंने अभी तक सब अचीव किए हैं। तो उसके मैं जब भी मतलब अपनी लाइफ को देखता हूँ ना, तो टर्नओवर में नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरे पास टर्नओवर अभी जो है सिचुएशन में किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा। अभी मेरी 3 करोड़ की सालाना सेल है टोटल, और स्टाफ भी मेरे पास इतने हैं, हजारवार में मेरी फैक्ट्री है, और मेरा गोल 2 साल में 10 करोड़ तक का है, और वो अचीवमेंट मुझे दिख रहा है क्योंकि 3 करोड़ 10-10 रुपए से बन रहा है ना, वो बताओ। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का मेन सिचुएशन ये है कि हमें सस्ता देना है और अच्छा देना है। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि लोगों तक अच्छा और सस्ता पहुंचे, तो वो सिचुएशन में जो हमारा मार्जिन है वो हमने कम रखा है, और प्राइस भी इतनी अफोर्डेबल रखी है, उसमें क्वालिटी इतनी दी है, पैकेजिंग बहुत ज़ोरदार किया है, सर्विस दिया है। तो उस चीज़ में हमने जो अपना एक्सपांड है, जो बड़ा करने का काम है, वो अब जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट का रेट क्या है? स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारी आज की तारीख में 20 रुपीज़ से हो रही है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, 20 रुपये में जब पानी की बोतल मिलती है, आज मेरा 20 रुपये का एक पैकेट आप लेके पानी पूरी का पानी बना के आप उसमें 300-400 रुपये का जो आप खर्चा करोगे, वो 20 रुपये में बन जाता है। और कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके जाओ, लोग खा सकते हैं वो आराम से 5-6 फैमिली, 5-6 लोग की एक फैमिली आराम से खा लेगी 20 रुपये। हाँ, 20 रुपये में। और मैक्सिमम हमारा आज भी सिर्फ पानी बनेगा, लेकिन वो जो पानी की क्वालिटी है वो 100% नेचुरल है, विदाउट प्रिजर्वेटिव। 1% भी उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, और आपको जो हेल्थ की बेनिफिट्स है उसके अंदर सब छुपे हैं, वो आपको बढ़िया रहेगा। लास्ट रेट क्या अपना? लास्ट रेट अभी तो हमने बड़े पैकेजिंग निकाल लिए 500 ग्राम वाले, तो वो हमारी 80 रुपीज़ के है बस। हाँ, और एक रिसेंटली जैसे फूड के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी मतलब इंडियन फूड स्टाइल है, वो छौंक से शुरू होती है।
छोक मतलब वघार, हम गुजराती में उसको वघार छोक बोलते मैं समझ हैं। गया। हाँ, तो वघार ऐसी अपनी टेक्निक है, ऋषि मुनियों की टेक्निक है कि भाई इंडियन फूड जितना भी देसी फूड या डिश बनती है उसमें छोक पहले डलता है, बराबर। बिना छोक की, जैसे आप पिज्ज़ा बना लो या कुछ दूसरी वेराइटी बनाओ तो उसमें छोक नहीं आता है, लेकिन इंडियन जो भी आप खाना खाओगे, डिश खाओगे तो इसमें छोक आएगा, बिना छोक की नहीं बनेगी। तो उसमें एक सीक्रेट छुपा है कि आप छोक वाला खाना खाओ, भले आउट कंट्री का भी खिलाओ, उसका वर्जन बनाओ। हमने एक रिसेंटली अभी एक केचप लॉन्च किया है, तो उसको हमने छोक वाला केचप बना दिया है, तो आप उसको खाएंगे तो आप उसमें इंडियन टच दिखेगा और बहुत प्रोडक्ट टेस्टी है। तो उससे अपनी हेल्थ बेनिफिट सबसे ज़्यादा है, और काफ़ी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें सब में छोंक आएंगे। तो अब पानी पूरी भी एक छोंक वाली आने वाली है। तो क्या एवरेज सेलिंग 40 रुपए समझूं? एवरेज 40 रुपया, उससे बड़ा नहीं 40 है। रुपए से 3 करोड़ का बिजनेस। हाँ, अब उस टाइम का तो अभी का जो था वो तो अभी हमने बढ़ाया, बाकी अभी अभी 30 रुपए है मैक्सिमम। करंट आपका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का। हाँ, 3 करोड़ का। तो बहुत बहुत बड़ी चीज है सर, इतना छोटे अमाउंट से। क्योंकि हाँ, आप देखो ना वॉल्यूम कितना चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि एक बार एक लेवल आने का फिर मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। हाँ, बस ये है, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, टेक्निकल चैनल- होना पड़ेगा। चैनल अच्छी हो हाँ। जाती है। ठीक है, मैं लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ, उसके बाद मैं एक खाली आपसे आध्यात्मिक बात करूंगा कि सेल्स में प्रोडक्ट आप जो सेल्स में हो, जो एफएमसीजी मार्केट में जो आप हो, हाँ, इसमें सेल चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। पूरी एक चेन बननी, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, तो उसमें आपने क्या चीज़ है जो आप ऑडियंस को बताना चाहते थे, ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए उसमें चेन में? हाँ, चेन में जैसे आज क्या होता है कि एक ब्रांडिंग बनाने के लिए लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क बनाने स्टार्ट करते हैं, तो ऐड करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, अपने यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से उनका जो अचीवमेंट है उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन हमारी सिस्टम अलग है, हमने पहले से ना उनका फोकस कहाँ पर है। जैसे मैं अभी खाने पीने का काम कर रहा हूँ, जैसे आपकी ब्रांड जैसी हो इस प्रकार से हमारी खाने पीने की ब्रांड है, तो मैं कस्टम जो भी मतलब ऐसा बोलता है या कॉल करते हैं, सर मुझे आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, ये एरिया मेरा वो है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई आप खाने में अपना जो इनकम है उसको कैसे देखते हैं, कि भाई पैसा ही बनाना है सिर्फ, या खाने की कोई भी चीज़ में कैसे भी बेच दूँ तो पैसा आ जाएगा तो मेरे लिए बेस्ट है, वो नहीं है। आप जैसे मिल्क का काम करते हैं तो उसको पता है जो बनाने वाला है मिल्क कैसे बनता है, गाय को कैसे रखते हैं, तो जो मिल्क लाता है उसको भी पता है कि मिल्क 2 दिन से ज़्यादा रहेगा नहीं घर में, या फिर 1 दिन उबाल के रखो दूसरे दिन खराब होने वाला है। तो यूज़ करने के टाइम भी और खरीदने के टाइम, जैसे हमारी प्रोडक्ट है तो 6 महीने की सेल्फ लाइफ है, तो आप पहले उसको समझो, डिस्ट्रीब्यूटर को बताओ कि भाई 6 महीने में आपको कोई स्टॉक मिल गया, तो आप उसको सिर्फ पैसे के लिए देख रहे हो या उसका कहाँ पे यूज़ है, आप खुद क्या खा रहे हो, आपको वो टेस्ट पसंद आ रहा है, आपकी लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ है। तो मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आप जब कोई बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस में सिर्फ पैसा बनाने के मत जाओ। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनको खाना टाइम पे नहीं मिलता है, या सिचुएशन ऐसी आ जाती है, या फिर खाना अच्छा खाना देखा भी नहीं है उन्होंने, तो हम अपने जी जान लगा के उस प्रोडक्ट में भरते हैं, तो उसको वेस्ट मत होने दो। ये हमारा जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, या कोई रिटेलर, एक छोटी स्टोर वाले को भी मैं ये समझाता हूँ, आप इसको पकड़ के रखो, खाने का काम तभी करो, वरना कोई दूसरा काम कर लो, खाने का मत करो। एजुकेशन करो। हाँ, उसमें आप अवेयरनेस अपनी एक क्वालिटी बना के रखो कि सर मुझे फूड का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले मेन गोल क्या है कि अच्छा खिलाना, अच्छा खाना और अच्छा सर्व करना, और पैसा तो आने ही वाला है। पहले अपना ये गोल होने के बाद उनका जो समझ में, मतलब उनकी जो सोच होती है उसी हिसाब से उनको काम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं बना देते। ठीक है। तो 2006 से 2023 तक आप सूरती मिक्स का ब्रांड चला रहे हैं। हाँ, और इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसा मैनिफेस्ट करता हूँ कि कुछ सालों में ये बहुत अच्छा ब्रांड बन जाए, फिर मैं बोलूँ कि मैंने थैंक यू podcast सर। किया है। सर मैं आखिरी बहुत सवाल बहुत आपके धन्यवाद। ये है कि नहीं, लास्ट सेकंड सवाल है, मैं बार-बार एक सवाल ऐड कर रहा हूँ कि आप मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, ध्यान में, शांत रहने में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? वैसे बचपन से तो हम आर्य समाज से जुड़े हैं, अच्छा, पिताजी भी काफ़ी साल, और आज मैं आर्य समाज अडाजन का ट्रस्टी भी हूँ। ओके। और वो मुझे ऐसे ही गो इंसिडेंस, मुझे ऐसी लाइफ में लग रहा है कि अभी पता नहीं मुझे,
लेकिन मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ध्यान वगैरह करता हूँ, यज्ञ भी करते हैं हम। और यज्ञ मतलब जाप? हाँ, नहीं नहीं, हवन जैसे अपना सृष्टि का आरंभ हुआ है। सृष्टि आरंभ से शुरू हुई थी ऋषि मुनियों के ज्ञान से। अच्छा। तो वो ज्ञान जैसे उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम की जो प्रकृति की टेक्नोलॉजी थी वो यही थी कि आप प्रकृति से अपना खाने का अच्छा ढूंढो, उसमें से स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है उसको क्या, क्योंकि अग्नि में आप जब कुछ डालते हैं, जैसे हमारा खाना गया तो वो भी एक अग्नि है, सही बात वो है। पचने के लिए क्या उसमें रीजन आएगा, तो ऋषि मुनिया जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो टेक्निक यज्ञ की थी। करेक्ट। ऋषि मुनि की एक देन है हमारे भारतवर्ष में, वो एक बहुत बड़ी हमको अचीवमेंट हुई है कि हमने जन्म यहाँ पे लिया है, तो हमारे खून में ऑटोमेटिक आ जाती है। ऋषि मुनि की जो टेक्निक थी कि यज्ञ के अंदर उसको देखते थे वो, क्योंकि लेबोरेटरी यही थी हमारी, तो वो जो तत्व उससे हेल्थ बेनिफिट क्या है, मैंने भी बहुत सारा अचीवमेंट लिया है उससे। जब मैं घर पे यज्ञ करता हूँ तो उसके अंदर जो जड़ी बूटी आती है हमारे पूरे भारतवर्ष से, एकदम चुनी हुई जड़ी बूटी का पैकेट हमें मिलता है आश्रम से, तो हम उसका यज्ञ करते हैं उसका। नहीं, बहुत सारी जड़ी बूटी है उसमें। हाँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जड़ी बूटी का ज्ञान इतना भंडार बड़ा है, और उसका टेक्निक ऐसा है कि जैसे आपको खांसी जुकाम है या फिर आपकी प्रकृति ठंडी है, आपका गर्मी है, मतलब कुछ एनवायरनमेंट जैसा होता है उसी प्रकार से यज्ञ होता है। एक किताब में मैंने पढ़ा है कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो सांप, बिच्छू और ऐसे जो मतलब दुखी करने वाले जीव जंतु है जिसको अपने आश्रम में एंट्री नहीं करनी है, उसके भी वो जानते थे कि उसके अंदर यज्ञ में क्या करे तो 5 किलोमीटर तक दूर रहते हैं, चींटी भी नहीं आती थी, ऐसा कुछ था। बहुत पावर है। हाँ, और जैसे ऋषि मुनियों को हम देते हैं आश्रम में, आजकल 3D में सब आता है कि आसपास जब देखते हैं तो पक्षी बड़े खिलते रहते हैं, किल्लोल करते रहते हैं, तो वो एक टेक्निक है कि पक्षी और जो जीव सृष्टि को चलाने वाले उसका उसमें ग्रोथ होता है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि लोग को ये थोड़ा समझना चाहिए कि अपनी जो ऋषि मुनि की टेक्निक है वो घर पे ट्राई करो, उसको अप्लाई करो, सीखो, जहाँ छोटा टाइम मिले छोटा। मैं तो घर के अंदर ही यज्ञ करता हूँ, तो कमेंट भी आते हैं कि सर आप घर में जला दे रहे हो या ऊपर धुआं नहीं लगता है, लेकिन सही टेक्निक जो आपको पता होगी ना, सही टेक्निक बहुत लोग को नहीं पता है सही टेक्निक क्या है। कुछ बहुत सारी संस्था है जो अच्छी टेक्निक सिखाते हैं और कुछ थोड़ी मिलावट है, तो उसमें से हमको बच के सही टेक्निक को आप चाहे उसका कितना भी यज्ञ कर लो पूरे दिन। आज मेरा बंगला इतना बड़ा है लेकिन आपको 2, 2.5, 3 साल से उसमें यज्ञ हो रहा है, एक भी आपको जरा सा भी नहीं दिखेगा। तो सब टेक्निक है, आप उसका यूज़ करो और अपने अंदर एक एनर्जी लेके आओ, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। मैं 5-6 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। 1-2 इफेक्ट लॉकडाउन के बाद थोड़ा आया था, उसके बाद लेकिन जनरल जो बोलते हैं खांसी जुकाम ऐसा कुछ नहीं था, आज तक भी नहीं है, और हेल्थ बेनिफिट रहता है मेरा। सर आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। होपफुली हम एक बार पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने तो आपको समझा आप हो कौन, लेकिन अंदर आप तक घुसना है और यज्ञ क्या करना है, कैसे ऋषि मुनि लोग कैसे क्या चीज ये सब है, ये बात करनी है। मेरा आज आपका आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को यहीं रोकेंगे कि आप पॉडकास्टिंग का फ्यूचर क्या देखते हो? पॉडकास्टिंग का मतलब सर है कि पहले के जमाने में लोग बुक पढ़ते थे, अभी बुक्स पढ़ते हैं, बट आजकल हो गया कि गाड़ी में लोग सॉन्ग नहीं सुन रहे। मैंने बहुत, मेरे इंक्लूडिंग मी, बहुत पॉडकास्ट सुनना चाह रहे हैं, कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ले रहे कुछ चीजें अटक जाती, कुछ चीजें चली जाती। तो आप पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर समझते हो? ये चीज है सही कि नहीं? जैसे ज़्यादातर तो क्या रहता है कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। मुझे जिस लेवल का इंसान बनना है या फिर मेरी सोच जैसी है तो वो आसपास मिल ही जाती है, लेकिन जो हमें बिन ज़रूरी है, नहीं हमें कंज्यूम करना है, या फिर बाहर से कुछ, उसको समझ लो अटैक हो गया। जो चीज़ हमारे लिए गोल के लिए नहीं है उसको अटैक समझो, तो उसको नेगेटिव या फिर ऐसा सोचो कि अब वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग होना है, बराबर, या फिर भारी होके उसको और कम करो। और जो अपना हल्का कर ले, भारी सो को हम कैसे अपने को हल्का करके आगे लेके जाए, उसको आप अप्लाई करते जाओ और उसी में ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो, बराबर। क्योंकि आपको है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आएगी कि आप छोड़ोगे कैसे।
छोड़ नहीं सकते और जो हमें पाना है उसको पकड़ नहीं सकते। तो वो टाइमिंग दिन भर बना के रखो कि इसको, कोई भी चीज़ अति नहीं होना हाँ अति मतलब आनी ही नहीं चाहिए। आ तो जाती है, वो हमने सोची नहीं है लेकिन आ जाती है और आती रहेगी वो, तो आने दो उसको। हमें, हाँ हमारा गोल जो है, हमें जिस लेवल पे आगे बढ़ना है उस, क्योंकि इंसान है ना, उसकी जो टाइमिंग है वो पृथ्वी में 100 साल है या जो भी ईश्वर ने तय किया है वही है, लेकिन जो टाइम है 24 घंटा सबके पास एक है। तो आपको जो अचीवमेंट करना है जिस टाइम पे, उसको तो आपको अच्छे काम करोगे तो ही होगा। तो मेन कर्म पे फोकस करके अच्छे काम को आगे बढ़ाते जाओ और नेगेटिव को जो आ रहा है उसको थोड़ा स्लो करके जैसे तैसे कम करो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच महेश भाई, बहुत आज बहुत आपसे बात करके धन्यवाद। बहुत मजा आया। तो हमारे ऑडियंस को भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो सर जैसे आपने बताया कि आप सैंपल देके आज बहुत बड़ा विजन बनाया, तो हम भी कुछ छोटा सा प्यार, छोटी सी आभार कि आप रखो। तो ये सर आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे ही प्यार हमको आप देते रहो। थैंक यू।